और ये सम्मान उस साहित्य का सम्मान है, उस राजस्थानी साहित्य का सम्मान है, उस भाषा का सम्मान है, उस प्रांत का सम्मान है। सबसे ज्यादा मेरे इस, अब तो मैं कह ही सकता हूं, मेरे इस नगर अजमेर का सम्मान। मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो ये सब अजमेर है मेरे लिए, या मेरा राजस्थान है, मेरी भाषा है, मेरा साहित्य। मैंने इसको लेकर करके कोई ऐसा न भाषा पर किया, न साहित्य पर किया, न अजमेर पर किया, किसी पर, न संस्थान पर किया, किसी पर कोई ऐसा नहीं किया। मैं उपकृत हुआ हूं कि ये सारे के सारे संयोग जब मेरे साथ जुड़े तो मुझे लगा कि एक बिल्कुल अकिंचन चंद्र प्रकाश भी थोड़ा सा खड़ा होता है, पंक्तियों में खड़ा हो सकता है, आप लोगों के साथ खड़ा हो सकता है। अजमेर वो तालाब है और मैं इसकी मछली हूं। मैं जो कुछ लहराना, कूदना, फांदना, दौड़ना, मछली जो कुछ कर सकती है वो तालाब में ही कर सकती है। और इसलिए अजमेर का तालाब मुझे मिला सौभाग्य से, और मुझे इसका मछली होने का गौरव मिला, या मछली होने का एक आशीर्वाद मिला। इसी तरह संस्थान भी मेरे लिए वैसा तरह काल था कि जिस तरह से मछली का आकार तो कम होता है, और संस्थान का जो सरोवर है ये भी कोई कम लंबा चौड़ा नहीं था। तो मुझे एक ऐसा क्षेत्र मिला कि मैं उसमें बहुत दूर तक तैरने और अपनी मौज मखौल करने के लिए स्वतंत्र था। मैं जानता हूं, और हमारे राजस्थान में ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि बेटा, जो छोटा बेटा होता है ना, कितना ही काला हो, उसका कोई स्वरूप ठीक ढंग का न हो, उसका नाम बहरा हो, इसके बाद भी अगर उसके माइकों को, उसके माँ बाप को पूछा जाए कि संसार में सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है, तो वो ये कहेगा कि मेरा बाप, जो संसार का सबसे सुंदर बच्चा। आप लोगों के लिए मैं जानता हूं कि आज मैं जो सबसे सुंदर बच्चा कहा जा रहा हूं, दरअसल मैं अपनी हकीकत जानता हूं, क्योंकि मैं शीशा देखता है। तो मित्रों, एक अपने परिवेश में जो खेलने कूदने की, जो मूंगे, जो गुलाचे भरने की जो स्वतंत्रता मनुष्य को मिलती है, कितना सा जीवन है, कुछ न कुछ तो योगदान करना ही चाहिए। मनुष्य हुआ हूं, पता नहीं किस पुण्य से मनुष्य जन्म मिला है, वापस मिले न मिले। मुझे ईश्वर दास का एक दोहा समझ में आया, और उसके बाद में मैं ये समझ पाया कि ये जो सिलसिला है, ये मेरे पूर्वज कवि ने जो एक बात कही है वो कितनी सार्थक है। उन्होंने कहा कि अवध नीर तन अंजलि टपकत सांस सांस। मैं समझा दूंगा, उसका अर्थ भी समझा दूंगा। अवध नीर तन अंजलि टपकत सांस सांस। ईश्वर दास का दुआ तो आगे इस प्रकार है, हरि भजन बिन जात है अवसर है ईश्वर दास। लेकिन मैंने उसको थोड़ा फेरफार के लिए अपने लिए कि लिखन पढ़न दिन जात है अवसर चंद्र। ये जो उन्होंने कहा कि ये जो तो यहां से रिश्ता पानी टपकता है, तो उन्होंने कहा कि अवध नीर, ये जो उम्र है, ये तो उस पानी की तरह है जो आपके अंदर में है। और टपकत सांस सांस, आप सांस लेते हैं और निकालते हैं, उसमें वो समाप्त हो रहा है, उसमें से उसका क्षरण हो रहा है, समय तो कभी रुकता नहीं। तो आपकी उम्र तो प्रत्येक सांस और उच्छ्वास के साथ कम होती चली जा रही है। इसलिए ये जो अवसर तुझे मिला है, इसमें चाहे तो लेखन पठन कर ले, चाहे और व्यापार कर ले, या और कुछ काम कर ले,
ये मुझे मेरे गुरु ने ये बताया कि ये रास्ता ठीक है। तो ठीक है, उन्होंने जो रास्ता पर मुझे पकड़ा दिया, तो अब मैंने उसके बाद में कभी न तो अगल बगल में जानता हूँ न पीछे जानता हूँ। मित्रों, राजस्थानी की ये स्थिति इस देश भारत में 77 साल बाद में भी मैं अपना परिचय इस बात के लिए कहकर करके नहीं दे सकता कि मैं राजस्थानी भाषा का लेखक, मैं उसका कवि, क्योंकि उसके तुरंत बाद एक सवाल उठता है, तो वो तो ठीक है, आप कवि को करते क्या? तो हमारे यहाँ समाज में क्या इज्जत दी है अभी वर्तमान में समकालीन परिस्थितियों में कोई भी लेखक या कवि क्या है? क्योंकि ये जो समय का जो कठिन दौर है, इस दौर में आदमियों को यही लगता है कि आदमी को नौकरी करना या कुछ न कुछ करना जो है वही सत्य है, दूसरा सत्य नहीं। पिछले दिनों मुझे इतनी खुशी हुई जब केंद्रीय सरकार ने ऊपर से, और मुझे लगता है शोरमियों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का ही निर्देश था कि ये जो सेंट्रल विस्टा की जो बिल्डिंग बन रही है दिल्ली में, नया राष्ट्रपति भवन और संसद बन रही है, उसकी नींव में पूरे भारतवर्ष के बुद्धिजीवियों, लेखकों, संतों और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, वो तो नहीं है संसार में, और उनके गांव की थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाई है और उस मिट्टी को इस सेंट्रल विस्टा में डाला, उसकी नींव में डाला है। और मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आदमी क्या कर सकता है। मैं यही अपने आप को सोच कर करके धन्य समझ रहा था कि राजस्थान में से सूर्यमल मिशन के गांव हरियाणा में से वहां के कलेक्टर ने तहसीलदार को लिखा कि यहाँ से 5 किलो मिट्टी का एक थैला जो है ये दिल्ली भेजा। तो और कुछ मिले न मिले, पर ये संतोष तो है कि मैं अपने परिवेश को, मैं अगर अपने नगर को इस काबिल कर जाऊं, हालांकि संभावना कम है, पर फिर भी मैं कोशिश ज्यादा हूं। मैं हमेशा यही कोशिश करता रहता हूं, काश के इस स्तर पर मेरा अजमेर भी पहुंच जाए और कोई ये भी पूछे मेरे मरने के बाद कि भाई ये कहाँ रहता था और क्या करता। मित्रों, मैं तो जानता हूं आपका स्नेह क्यों है, ये भी जानता हूं, कितना है ये भी जानता हूं, और बहुत बेहद, उर्दू में कहते हैं बेहद ममनून, बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि अपने समय में आप मेरी पीठ थपथपाने के लिए, आप मेरा लाभ करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। राजस्थानी का एक जवाब फिर याद आता है मुझे, जिसमें एक आदमी ने पूछा कि यार सुई डूब जाती है पानी में और पेड़ का तना इतना बड़ा होता है यहाँ से, और ये जो आसाम और वहां है वहां तो पेड़ों का ट्रांसपोर्टेशन ब्रह्मपुत्र में और बड़ी बड़ी नदियों में डालकर करके किया जाता है। तो उन्होंने कहा ये क्या कारण है यार, सुई डूब जाती है, आलटू डूब जाती है, और इतना बड़ा पेड़ जिसका तना हाथियों से खींच करके लाया जाता है उसको पानी डूबता है। उस कवि ने उसका जवाब दिया, उसने कहा कि जल न डुबो काठ को, कहो कहाँ की रीत, ये पानी में ये इतना बड़ा लड़का तैरता है, ये डूबता नहीं है, ये कहाँ की रीत है। आगे वो जवाब देता है कि अपना सींचा जानते यही बड़ों की रीत। वो पानी जानता है कि मेरा सींचा हुआ ये पेड़ बड़ा, इसलिए ये नहीं डूबे। तो बड़े अपने स्वजनों की प्रीत उस पानी की तरह होती है। और मेरे लिए जो आप अभी उपस्थित हैं सामने, और कई लोग हैं जो उपस्थित हैं, लेकिन वो सब उसी पानी के स्वरूप हैं जिन्होंने, मैं तो इतना पेड़ और इतना बड़ा तना नहीं कहता, पर जैसा जैसा भी एक झाड़ी भी हो तो उसको सींचने का काम जिन्होंने किया है उनका कर्तव्य, उनको मित्रों, क्या ताकत हो सकती है मेरी इसके सिवाय कि मेरे पास इतने आत्मीय जनों का
आशीर्वाद, इतने आत्मीय जनों की आशंसा, सारे कह रहे हैं कि इनका जीवन लंबा हो, मेरी यही पूरी। और इसलिए एक आदमी किसी भी जगह पर अवस्थित रहता है, लेकिन जब उसे काट लिया जाए तो वहां शून्य होगा। तो ये शून्य का डर मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे जो प्यार करने वाले, मुझे चाहने वाले, मुझे दौड़ता हुआ देख करके अच्छा महसूस करने वाले लोगों की कमी नहीं। मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं। मेरी भाषा आगे जाकर कुछ बनती है नहीं बनती है, इसका मुझे अफसोस नहीं। मैं तो सिर्फ मुझे क्या फर्क मिला है, मैं अपनी भाषा को कैसे समृद्ध कर सकता हूं, क्योंकि भाषा भी मेरे लिए जन्म। देखिए मित्रों, आप जब जन्म लेते हैं, भाषा आपने नहीं बनाई, भाषा आपको मिली है। यहाँ पर जन्म लेते हैं, राजस्थान की जमीन में जन्म लेते हैं, आप इतने समृद्धिशाली और इतने मालामाल हो जाते हैं कि आपको उसकी कल्पना नहीं होती। आपके पास भाषा का खजाना होता है, जो कारू के खजाने से बड़ा होता है। भाषा के खजाने से बड़ा कोई खजाना नहीं, दिल्ली के बादशाहों का खजाना भी नहीं। लेकिन वो आपको सिर्फ यहाँ जन्म लेने से के कारण आप जो जन्म लेते हैं कि आप एकदम से समृद्धिशाली हो जाते हैं, आप मालामाल हो जाते हैं, आप कतई रंग या गरीब किसी भी रूप में नहीं रहते, क्योंकि भाषा सबका दुश्मन है। भाषा दिखती नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी निराकार रचना है, वो निराकार धरोहर है जो मुझे अपने पूर्वजों से मिली है, जो मेरे से पहले लिखते रहे हैं, उन लोगों से मिली है। पूर्वज कोई उम्र और परिवार नहीं, पूर्वज तो साहित्य में भी होते हैं। मेरे पूर्वज मेरे गांव के या मेरे को केवल परिवार वाले ही नहीं है, मेरे पूर्वज तो ये हैं जो राजस्थानी में मुझसे पहले सैकड़ों सालों से लिखते चले आ रहे हैं। तो जो बुजुर्गों ने, जैसे वो रिले रेस होता है, उसमें डंडी पकड़ाती जाती है, एक अपनी भूमिका तक, अपने क्षेत्र तक एक धावक दौड़ता है, मैं भी उसी भूमिका में हूँ। ये बैटल मुझे दे दी गई है जो मेरे पुरखों ने बनाई, और मुझे इसे लेकर दौड़ कर करके आगे दूसरे आदमी को देना है, ताकि वो फिर दौड़ कर करके आगे जा सके। भाषा उस रेल की तरह होती है कि जो पता नहीं कहां से चली आती है, हमारे स्टेशन पर आती है, हम बैठ जाते हैं, हमें जहाँ थोड़ा सा जिसमें जितनी ताकत होती है उतनी लंबी यात्रा कर लेता है। बाकी कोई तो दूसरे स्टेशन पर ही उतर जाता है, कोई तीसरे, कोई अंत तक मंजिल, इसकी मंजिल कोई होती ही नहीं। इसलिए जो भाषा मुझे मिली, मेरे ये जो चारण साहित्य संस्थान जो आप देख रहे हैं, उसको अगर आप भीतर जाकर करके देखें तो वो सारे बडेरों की तस्वीरें लगी हैं हमारे यहाँ, वो छवि यहाँ पर सारी की सारी के विद्यमान। और मैं हमेशा ये मानता रहता हूँ कि ये सारे के सारे जीवित स्मारक है, और ये जीवित स्मारक मुझे बराबर देख रहे हैं, 24 घंटे निहारते रहते हैं, जैसे कि ये गाइड हो। और ये इस बात का आकलन कर रहे हूँ कि ये जो पीछे वाली पीढ़ी है, इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं। जिस बेटे को हम जहाँ पर छोड़ के आए थे, क्या ये वहीं पड़ा है या उसको थोड़ा सा आगे के मुकाम मिला। तो साहित्य में ये निरंतर दौड़ रहे। मेरा जीवन तो बहुत क्षणिक जीवन है, और किसी का भी, हम में से किसी का भी, लेकिन हमने अपने समय में रहते हुए उन चीजों की, उन धरोहरों की, जो सबसे बड़ी धरोहर हमें मिलती है और जो निराकार है, दिखाई नहीं देती, उसके प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम जिसको हमने नहीं बनाया, जिसको हमने नहीं मांगा, अपने आप जो मेरी झोली में पढ़कर करके मुझे मालामाल कर गए, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसमें कुछ न कुछ जोड़ूं, जितनी मेरी सामर्थ्य हो। सामर्थ्य नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ जोड़ूं, ताकि वो भाषा जो परंपरा के रूप में आगे बढ़ती है, जैसे छोटे छोटे नाले मिलकर के नदी बन जाती है, उसी तरह ये परंपरा जो है, ये परंपरा आगे बढ़ती है साहित्य और भाषा की।
और मैं उसका एक छोटा सा जिंगू। मैंने एक अपनी कविता में, खुद की कविता में एक बहुत छोटी सी कविता में एक अपनी बात कही और लगभग वो मेरा परिचय। मैंने लिखा था आभाषा, मैं अर्थ भी कर दूंगा। आभाषा मारो अंधा और मैं इंद्रो आगे जपा जप कर तो ईमाने से जपा जप मारो अर्थ आ और इंद्रो मान है। मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि भाषा मेरा चारों तरफ मैं जानता हूं उसे मान्यता नहीं है, उसे संविधान नहीं मान रहा है, तो कोर्स में भी नहीं है। लोग बोलने वाले कम हो रहे हैं, लिखने पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। कहावतें, मुहावरे, गीत, आख्यान, वीराख्यान, प्रेमाख्यान, पता नहीं क्या क्या जो जखीरा है या मगरा हुआ, वो दिन दिन छीजता जाता है जैसे पानी भाप बन के उठता है। तो ये साहित्य विस्मृति के कारण से, भूलने के कारण से कम होता जाता है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि भाषा मेरा अंधेरा है। सारे लोग चाहेंगे कि भाषा का प्रकाश हो, लेकिन मैं उस हकीकत को जानता हूं और इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि भाषा मेरा अंधेरा है और मैं इसका जुगनू हूं। इतना सा छोटा सा जीव हूं जो जब जब करता हुआ इसी में प्रकट होता है और इसी में घुसता हूं। मेरा अर्थ है ये, इस भाषा का मानी होना है। बस इतनी सी जिंदगी है कि मैं जुगनू जो जितनी देर के लिए चमकता है, लेकिन वो अंधकार को दूर नहीं कर सकता। लेकिन अपनी उपस्थिति उस भाषा के अंदर दर्ज कर जाता है, साहित्य में दर्ज कर जाता है। और यही जो जीवन का की प्राप्ति, बस इतनी सी देर कि जुगनू में एक चमक हुई और समाप्त हुई। बीज के ढूंढ के, जिसको हम कहते हैं साहित्य में मोती कोयले तो कोयले, पर मेरी भाषा में मैं जुगनू हूं। और हम दोनों, जिस तरह मैंने कहा कि अजमेर के संस्थान के मेरे आदर्श, मेरे स्नेहितन, ये वो सागर है जिसमें मछली के रूप में मैं देखता हूं। ये पानी खत्म होता है, मछली मर जाए, आप मछली को बाहर निकालो, मर जाए। मछली का जीवन और उसकी सारी उछंखलताएं, उसका सारा अपने जीवन को सफलतम बनाने का जो क्षेत्र है वो पानी है। ठीक इसी तरह ये जो भाषा है, एक कविता मुझे फिर याद आ गया, मेरी मातृभूमि की पवित्र मिट्टी, ये पवित्र मिट्टी मेरी भाषा है, मेरा साहित्य। ये मेरे मातृ, ये मातृभूमि, मातृ माटी तो बहुत ही समृद्धशाली मिट्टी है ये भाषा मेरी। लेकिन इसे ओढ़कर जब मैं सोता हूँ तो मित्रों, हमारे जो मुसलमान साथी होते हैं वो जब मर जाते हैं तो उन्हें फातिहा की और उसके बाद उसको गाड़ा जाता है। मैं जानता हूं कि उसकी जो संवैधानिक स्थिति है वो ऐसी है, लेकिन मैं जब तुझे पहन करके सोता हूं तो फातिहा की नोरी की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे गाढ़ी नींद आ जाती है, मतलब मैं मर जाता हूं। लेकिन मरना कौन चाहता है? लेकिन जब मैं तुझे नहीं पहनता हूं, जब मैं तुझे नहीं ओढ़ता हूं तो तमाम उम्र नंगा रहता हूं। मैं अपनी नंगाई को ढांकने के लिए अपनी भाषा और साहित्य के कवच को अपने ऊपर पहन कर करके इस आपके इस नगर में जितना कितना भी आबाद हूं और मैं हूं आप सब लोगों के इस स्नेह के कारण कि आप मुझे प्यार करते हैं। और मुझे पीठ पर भी लगता रहेगा कि हैं कुछ लोग जो मुझे प्यार करते हैं। मुझे उनके लिए ही सही, अपने लिए ही सही, अपनी भाषा के लिए, अपने नगर के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश के लिए मुझे ये बैठक मिलती गई है। इसे पकड़कर प्राण प्राण से जितनी ताकत में है उस ताकत लगा करके दौड़ना है और यही मेरी नियति है। और मंजिल मिले न मिले यही मेरी नियति है और यही मेरी जिंदगी है। इसलिए मित्रों, आप सब लोग पधारे। मुझे आपने शब्दों और फूलों से फिर इतना आपने मुझ पर भार चढ़ा दिया है कि मैं इतना
अपने आप को अभी भी सीधा खड़ा होने में असफल महसूस करता हूँ। तो मेरे को आपने इतनी सारी ये जिम्मेदारियां हैं, ये फूल नहीं है, इतनी जिम्मेदारियों का भार से मुझे आपने लाद दिया है कि मैं जब अभी मैं हम पत्रों से हंस रहा था, मैं कि थोड़ा मुंह तो बाहर रहने दें, मैं कि सांस तो आने दें, इतनी माला तो मत डालिए। लेकिन फिर भी ये जो स्नेह है आपका प्रदर्शित किया हुआ स्नेह, और लोग पता नहीं है, मैं तो रास्ते में हूँ और सरोज लखावत कहती है कि आप कितनी बजे पहुंचेंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, देखिए मैं 2 घंटे में पहुंचूंगा, कि क्या आप शाम को आ सकेंगे? संस्थान में कहा ठीक है, मुझे क्यों नहीं, संस्थान लोग मेरा तीर्थ है, मैं क्यों नहीं आऊँ। लेकिन जी मुझे ये पता पड़ा कि यहाँ तो कार्यक्रम ही और है, आप लोग मुझे सम्मानित करना चाहते हैं। आप हैं इसलिए मैं सम्मान का सम्मान महसूस करता हूँ, और यही मेरा गौरव है, यही मेरे होने की जिद है, और यही मेरे होने की जो इच्छा है, लिप्सा है जीने की, ये लिप्सा ही मेरा साधन है। मैं बहुत अधिक तो जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, पर एक उम्मीद के साथ आपसे ये वादा करता हूँ कि आपने ये जो जिम्मेदारियां और ये जो प्यार मुझको लुटाया, तसल्ली रखिए कि जब तक हूँ और कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, तब तक इस भाषा, इस साहित्य, इस नगर की साहित्यिक सेवा करता हूँ।